गैटविक लंदन से एयर इंडिया की ये फ्लाइट कदरे ताखीर से रवाना हुई थी। पहले तो जहाज की लैंडिंग गियर में खराबी पड़ गई, उसके बाद एक इंजन प्रॉब्लम करने लगा, लेकिन इंजीनियर्स ने 4 घंटे की जान तोड़ मुशक्कत के बाद जहाज को उड़ान भरने की क्लियरेंस दिला दी थी। मौलाना कादरी ने ये 4 घंटे जिस तरह लाउंज में बेचैनी से गुजारे थे वो तो उनका दिल ही जानता था। न जाने क्यों उन्हें इस दौरान मुसलसल धड़का लगा रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। जब से वो अमेरिका से पेरिस मुंतकिल हुए थे उसके बाद से मुसलसल बेचैनी के शिकार थे। उनका इरादा तो जल्द से जल्द भारत जाकर बिजनेस संभालने का था, लेकिन उनके दोस्तों ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी थी। शायद वो मौलाना कादरी से कोई और कारनामा भी अंजाम दिलाना चाहते थे। पेरिस के मज़ाफात में जहां वो क़याम पजीर थे और दूर तक कोई भारतीय या पाकिस्तानी घराना आबाद नहीं था, उन्होंने पेरिस पहुंचते ही अपनी दाढ़ी से निजात हासिल कर ली थी और यहाँ मौलाना कादरी की बजाय अपना असल नाम मुंशी खैरुद्दीन के साथ रिहाइश इख्तियार की थी। अपनी दानिश्त में मौलाना कादरी ने हर वो निशान खत्म कर दिया था जो उनके माजी तक किसी को पहुंचा सकता, और अब वो बहुत मुतमईन थे। उस रोज अचानक ही उनके दोस्त तिवारी का फोन आया था, जिसने मौलाना से कहा था कि वो पेरिस से लंदन आ जाए जहां उनकी सीट बुक है और एयर इंडिया के जरिए उनके दिल्ली पहुंचने के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। तिवारी ने उन्हें कहा था कि वो खुद उनको लेने एयरपोर्ट पर आएगा और इस दौरे की खुसूसी अहमियत के पेश नज़र उन्हें हिदायत की गई थी कि वो किसी को न अपना तारुफ करवाएं और न ही अपनी भारत यात्रा के बारे में बताएं। मौलाना कादरी जब लंदन पहुंचे तो अपने होटल के कमरे में उनका वो पासपोर्ट और टिकट पहुंचा दिया गया जिससे उन्होंने सफर करके भारत पहुंचना था। इस पासपोर्ट पर जो लंदन के भारतीय हाई कमीशन से जारी हुआ था, उनकी तस्वीर के अलावा सब कुछ नकली था। उनका नाम उम्मीद रॉय और शहरियत भारतीय थी और वो एक भारतीय हिंदू नागरिक की हैसियत से सफर कर रहे थे। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जिसने उन्हें कुछ परेशान कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझा लिया कि यकीनन इसमें कोई मसलहत ही होगी और वो इस पर सोचें ही क्यों। मौलाना कादरी उर्फ उम्मीद रॉय ने एयरपोर्ट लाउंज पर बैठे बैठे यहाँ से स्कॉच की खरीद करदा बोतल 1/4 खाली कर दी थी। इसके अलावा बोरियत खत्म करने का और कोई तरीका उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। खुदा खुदा करके जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ तो उन्होंने बाकी बोतल अपने हैंड बैग में ठूसी और जहाज की तरफ चल दिए। उनकी ये आदत थी कि भारत रवानगी से पहले अपना शराब का कोटा यहीं से खरीद कर अपने पास संभाल लिया करते थे। उन्हें हमेशा इस बात का शक रहता था कि भारत में बाकी तमाम चीजों की तरह विलायती शराब भी नकली ही मिलती है। एग्जीक्यूटिव क्लास में मौजूद अपनी सीट में धंसते हुए मौलाना कादरी की नजरें बदस्तूर उस गुजराती एयर होस्टेस पर गड़ी हुई थीं, जो उन्हें दरवाजे से यहाँ तक बड़े एहतमाम से लाई थीं और अब उनका कोट उतारने में मदद दे रही थी। मौलाना से कोट थाम कर उसने कतार के आखिरी हिस्से में मौजूद हैंगर्स में से एक हैंगर पर टांग दिया और खुद उनके लिए मशरूबात लाने चली गई। मौलाना ने दिल्ली तक इस एयर होस्टेस की जान नहीं छोड़ी थी और किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुलाकर उससे बातचीत का जवाब निकालते रहे। रात 1 पहर बीत चुकी थी जब जहाज दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मौलाना सीढ़ी से उतरकर जैसे ही जमीन पर पहुंचे, वहां एयरपोर्ट स्टाफ के साथ खड़े तिवारी ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनसे मुआनिका किया और उनका हाथ थामकर उस कार तक ले आया जो रनवे के दूसरे कोने पर जहाज से कुछ फासले पर खड़ी थी। मौलाना को लेकर कार वीआईपी लाउंज के उस मखसूस हिस्से की तरफ चली गई जहां कोई आम शख्स घुसने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। तिवारी के साथ कार से उतरकर वो यहाँ आए और अगले चंद मिनट बाद उनका सामान उन तक पहुंचा दिया गया। एक मर्तबा फिर मौलाना कार में तिवारी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। तिवारी मौलाना को दिल्ली से बाहर शाहपुर के उसी खुसूसी गेट हाउस तक ले जा रहा था जहां रॉ के इंतहाई अहम मेहमानों का कयाम रहता था। इस गेस्ट हाउस तक पहुंचना किसी आम शख्स की बस की बात नहीं थी। गेस्ट हाउस के गिर्द 2-3 किलोमीटर तक मसनूई घना जंगल आबाद किया गया था और उस तक जाने वाली वाहिद सड़क गेस्ट हाउस से करीबन 5 किलोमीटर दूर गेट लगाकर बंद कर दी गई थी। इस बंद गेट से सिर्फ वही गाड़ी गुजर सकती थी जिनकी मंजिल गेस्ट हाउस होती, दूसरी कोई भी गाड़ी उस तरफ नहीं आती थी। मौलाना कादरी एक मर्तबा पहले भी इसी गेस्ट हाउस की खुसूसी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुके थे। ये इनकी जिंदगी की सबसे हसीन रातें थीं जिनकी याद उन्हें आज तक तड़पाती थी। जब तिवारी ने उन्हें बताया कि उनका कयाम शाहपुर गेस्ट हाउस में है तो मौलाना की राल वहीं से टपकने लगी। वो चश्मे तसव्वुर से उन हसीनाओं को देख रहे थे जिनके पहलू में उन्हें यहाँ अपनी रातें गुजारनी थी। अरे वाह तिवारी साहब, भाई ये तो कमाल हो गया, यानी ऐसा जबरदस्त सरप्राइज, भाई मान गए आप लोगों को। मौलाना कादरी ने भरपूर जोश व जज्बे से तिवारी का हाथ दबाते हुए कहा,
ارے हुजूर, अभी तो आपके लिए ऐसे ऐसे सरप्राइज वहाँ मुंतजर हैं कि बस देख कर दंग रह जाएंगे। तिवारी ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, तिवारी साहब, आप इस बंदा नाचीज को शायद शाहपुर पहुंचने से पहले ही किसी और जहान की सैर करवाने पर तुले हुए हैं। कादरी साहब ने मस्ती से सरशार लहजे में कहा, नहीं हुजूर, ऐसा मत कहिए, क्यों इस गरीब की नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। एक मर्तबा आपको ठिकाने तक पहुंचा दूं, बस फिर सीधे आलम बाला पहुंच जाइएगा। तिवारी की मुस्कुराहट बरकरार रही। अरे बंदा परवर, क्यों हमारी जान लेने पर तुले हैं, कुछ तो बताइएगा। कारी पर अभी से नशा तारी होने लगा था। तफसीलात में जाने का इजारा तो नहीं हुजूर, बस ये जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी रात न कभी पहले आई थी, न कभी आइंदा आएगी। तिवारी की मक्कारी बरकरार रही, गोया ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। मौलाना कादरी ने तो न जाने किस तरंग में ये बात कह दी थी, लेकिन तिवारी गड़बड़ा गया। अरे बंदा नवाज, कैसी बातें कर रहे हैं, 1000 साल की उम्र है आपकी, 1000 साल। तिवारी ने दांत निकाले। मौलाना कादरी ने शाहपुर गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका आगाज उन्होंने अगली सीट पर धरे अपने हैंडबैग की जेब से स्कॉच की बोतल निकालते हुए किया और उसके 3-4 लंबे लंबे घूंट हल्क में उंडेल लिए। उन्हें हैरानी इस बात पर हो रही थी कि मुतअद्दिद मर्तबा दावत देने पर भी तिवारी ने बोतल को हाथ नहीं लगाया था, हालांकि शराब उसकी मौलाना से ज्यादा कमजोरी रही थी। डरता है साला अफसरों से, उसने दिल ही दिल में उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा। तिवारी ने रास्ते में उनसे मुख्तलिफ नौयत के सवालात करके इस बात की यकीन दहानी हासिल कर ली थी कि मौलाना कादरी ने पेरिस से दिल्ली पहुंचने तक किसी को भी अपने इस सफर से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। उन्होंने पेरिस में मौजूद अपनी बेगम साहिबा और बरखुरदार से कहा था कि वो एम्स्टरडैम में बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं और 2-3 रोज में लौट आएंगे। घर वालों के लिए ये कोई नई खबर नहीं थी कि वो जुस्तजू करते। वैसे भी उनकी बेगम और साहबजादे उनकी घर से गैर मौजूदगी में ज्यादा खुश रहा करते थे। रेस्ट हाउस आ गया था। शराब के नशे में धुत मौलाना कादरी झूमते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन अपने इस्तकबाल के लिए आने वालों की शक्ल पर नजर पड़ते ही उनका नशा हिरन हो गया। जहां के मामूल के मुताबिक तो किसी नाजुक अंदाम हसीना को उन्हें रिसीव करना चाहिए था, लेकिन ये तो इंतहाई मकरू शक्ल वाले 2 जाट थे। आइए मौलवी साहब आइए, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर कर दी आपने। उनमें से एक ने मौलाना कादरी का हाथ आगे बढ़कर थामते हुए कहा। मौलाना कादरी को यूं लगा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने झटका देकर उन्हें अपनी तरफ खींचा तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। क्या बदतमीजी है ये, क्या मजाक है। उन्होंने कदरे गुस्से से तिवारी की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा था मौलाना कि वहाँ बहुत से सरप्राइज तुम्हारे मुंतजर हैं। तिवारी ने कंधे उचकाते हुए कहा, और दूसरे ही लम्हे मौलाना कादरी के मुंह पर मौत की जर्दी ने डेरा जमा लिया था। उसे याद आ गया, तिवारी ने तो ये भी कहा था कि ऐसी रात उसकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। तो क्या इन लोगों ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है? टिश्यू पेपर की तरह मुझे इस्तेमाल करने के बाद अब मुझे गंदगी के ढेर पर फेंकने वाले हैं ये लोग। इस ख्याल ने उसे लर्जा कर रख दिया। तिवारी साहब प्लीज देखिए ना, ये तो अच्छी बात नहीं, इस तरह तो। उन्होंने ज़िबा होने वाली भैंस के बछड़े की तरह तिवारी की तरफ रहम तलब नजरों से देखा। देखिए मौलाना, मेरी या इन लोगों की आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपकी तरह हम भी हुक्म के पाबंद हैं, ये सब कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। तिवारी ने उनकी तरफ देखकर अदाए बेनियाजी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगे तुम मेरे साथ? मुझे मारोगे? बस मैं तुम सबको फना कर दूंगा। तुमने ये सिला दिया है मेरी मेहनत का। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया तिवारी साहब, प्लीज प्लीज खुदा के लिए तिवारी साहब। मौत के खौफ से लर्जा मौलाना कादरी ने चाहा कि आगे बढ़कर तिवारी के कदमों से लिपट जाए, शायद इसी तरह उसे रहम आ जाए और उसकी जान बख्शी हो जाए। लेकिन दूसरे जाट ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और वो सामने दीवार से जा टकराया। साला धमकियां भी देता है, मिन्नत भी करता है। अबे जो अपनों का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? अबे खुदा के वास्ते करता है हमारे काम। साले तुझे करोड़ों का फायदा हुआ है, अब तक बहुत अय्याशी कर ली बेटा तुमने, अब मरने के लिए तैयार हो जा। दूसरे ने गुस्से से कहा। मौलाना कादरी पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया था। उसने मुंह भर भर कर उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। अचानक ही तिवारी ने अपने पहलू से लटका साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला और यके बाद दीगरे कई गोलियां उसके जिस्म में उतार दी। साला बकवास बहुत करता है, उसने गुस्से से लाश को ठोकर मारते हुए कहा। हमने तो कोई और प्रोग्राम बनाया था सर। उनमें से एक ने कहा, सॉरी यार, फिर कभी सही। ये अकेला तो हमारे लिए अपनी कम्युनिटी से काम नहीं कर रहा, इस जैसे कई गधे हमारी बार बर्दारी कर रहे हैं। तिवारी ने कहा, क्रियाक्रम करवा दे साहब। दूसरे ने पूछा, हाँ, सुबह शमशान घाट पर ले जाकर जला देना है। साला नाम का ही मुसलमान था, मैं कहाँ इसके लिए कब्र खोदता फिरूं। तिवारी ने पिस्तौल दोबारा होल्स्टर में डालते हुए कहा, जो हुक्म सर। पहले ने कहा। दोनों उसके सामने ही लाश को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गए। तिवारी ने ड्राइवर की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसका मूड खराब हो रहा था, जिसे दुरुस्त करने का बंदोबस्त भी यहाँ ही मौजूद था। हेडक्वार्टर महफूज तरीन बम प्रूफ तहखाने में जहाँ वो मीटिंग कर रहे थे, आने वाले ज्यादा लोग वो थे
जो यहाँ इससे पहले आए तो कई मर्तबा थे, लेकिन यहाँ आने और जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। बस वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक लिफ्ट में सवार होते जिसके अंदर किसी तरह का कोई साइन नहीं था। लिफ्ट उन्हें लेकर पहले सीधी फिर दाएं हाथ की ट्रेन की पटड़ी पर सफर करती और एक कमरे के सामने का दरवाजा खुल जाता, जिससे निकलकर वो इस कमरे में आ जाते थे। वापसी भी उनकी इसी तरह होती थी। डीजी रॉ अपनी टीम के साथ मेज के एक तरफ, जबकि वजीर दाखिला, वजीर खारजा और वजीर दफा दूसरी तरफ मौजूद थे। आप मुतमईन रहें सर, अब कादरी उन्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। डीजी ने जानकी दास से अमेरिका की रुदात सुनकर कहा, शाबाश, मैं तो कहता हूँ इन साले मुस्लों को साथ साथ फारिग करते रहा करो और मिल जाएंगे, बहुत जनसंख्या है इनकी। उदय शाम ने अपनी खुशी जताई, उल्लू का पट्टा। डीजी ने उसे दिल ही दिल में गाली देते हुए कहा, ये हमें समझाएगा कि किसे कब फारिग करना है, बुढ़ा खूसट, साला दमे का मरीज। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मिनिस्टर साहब, वजीर दिफा माइकल ने कहा। अबे चुप कर चूड़े की औलाद, साला जाने किस गधे ने इसे मिनिस्टर बना दिया है। डीजी ने उसके मुताल्लिक दिल ही दिल में कहा, देखो गुप्ता जी, हमें तो अपनी जिंदगी में इस मुल्क को टूटते और भारत माता को मुकम्मल होते देखना है। कुछ भी करो, जल्दी करो, 11 सितंबर के बाद ऐसे हालात जाने फिर कब पैदा हों। जानकी दास ने, जो खुद को आरएसएस का इब्तदाई मेंबर कहने में बड़ा फख्र महसूस करता था, उसने कहा, ऐसा ही होगा सर। मिस्टर दास प्लीज। डीजी ने अपने मातहत की तरफ देखकर इशारा किया और डायरेक्टर सीआई मिस्टर दास उठकर उस बोर्ड तक गया जिसके जरिए उसे इन लोगों के अगले मंसूबे से आगाह करना था। उसने तफसीलन मिनिस्टर साहिबान को बताया कि अगले चंद दिनों में वो क्या करने वाले हैं और इससे पाकिस्तान पर क्या असर मुरत्तब होंगे। इस मुल्क को गैर मुल्कियों के लिए गैर महफूज मुल्क बना दो गुप्ता जी। उदय शाम फुनकारा, ऐसा ही होगा सर। डीजी ने रट्टा रटाया फिक्रा दोहराया, ये गिरजे वाली बात मेरे मन को बहुत अच्छी लगी है। माइकल ने चोंच खोली, इस तरह हम दुनिया को ये बता देंगे कि भारत ही ईसाइयों का कत्लेआम नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। उन्हें बात मुकम्मल करके उसने दाद तलब नजरों से बाकी लोगों की तरफ देखा। लानत है तुझ पर साले, क्रिश्चियन होकर अपने हम मजहबों के लिए ऐसे जज्बात रखता है। डीजी ने उसकी तरफ देखकर अपने दिल में कहा, ये बड़ा हाई टाइम है गुप्ता जी, बस आजकल में ही कुछ कर गुजरिए। उदय शाम ने, जो खासी जल्दी में दिखाई दे रहा था, उससे कहा, सर आपके इल्म में लाना था, काम तो शुरू हो चुका है, आप अगले 4-5 रोज में सुन लेंगे सब कुछ। डीजी ने कहा, बहुत मजा आएगा। जानकी दास ने सिसकारी ली। थोड़ी देर तक डीजी और उसके मातहतों से मगज खपाई के बाद तीनों जिस तरह यहाँ आए थे उसी तरह वापस लौट गए। दोनों बहुत अरसे के बाद इकट्ठे हुए थे। अब तो उन्हें भी अपने असली नाम याद नहीं रहे थे। इस मर्तबा एक को हमीद और दूसरे को सईद नाम अलॉट हुआ था। हमीद और सईद ने 5 साल पहले देहरादून के कैंप पटवारी में इकट्ठे तरबियत हासिल की थी। दोनों का ताल्लुक एक सूबाई दहशतगर्द तंजीम से था और दोनों अपनी तंजीम के हुक्म पर ही तरबियत हासिल करने भारत गए थे। उन्होंने भारत में एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, क्योंकि दोनों अलग अलग जिले के रहने वाले थे। ना ही भारत के तरबियती कैंप में किसी को एक दूसरे से अपने असली तारुफ के साथ मिलने की इजाजत थी। ऐसा कुछ उनकी हिफाजत के लिए ही किया जाता था। दहशतगर्द तो जब कोई खतरनाक तरबियत हासिल करते तो अपने चेहरे नकाब से छुपा लिया करते थे ताकि एक दूसरे की शनाख्त न कर सकें। एक बात का इल्म तो बहरहाल उन सबको था कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान ही में इन्होंने तखरीबी कार्रवाइयां भी करनी हैं। हमीद और सईद की बटवारी कैंप से रुखसती के बाद दूसरी मुलाकात 2 साल बाद तब हुई जब उन्हें अपने इलाकों से बहुत दूर पाकिस्तान की शुमाली सरहद के नजदीक एक धमाका करने जाना था। लेकिन हमीद को इस बात का इल्म न था, ना ही सईद को कि उनका दूसरा साथी कौन हो सकता है। दोनों जब पेशावर के एक होटल में इकट्ठे हुए तो उन्हें इल्म हुआ कि दोनों कौन हैं। उसके बाद वो अलग हुए तो दूसरी 3 मुलाकातें तकरीबन 2 माह के वक्फे से होती रहीं, जब उन्हें किसी मिशन पर इकट्ठे भेजा जाता, और आज वो करीबन 2 साल बाद फिर इकट्ठे हुए थे। इस मर्तबा उन्हें शायद जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन सौंपा गया था। लेकिन दोनों के लिए अब कोई भी मिशन खतरनाक नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ दौलत से गरज थी या फिर उस जिस्मानी अय्याशी से जो उनके एक इशारे पर उन्हें बहम पहुंचा दी जाती थी। तरबियत के आगाज में तो वो खासे इनकलाबी हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान आने के कुछ अरसे बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया कि इनकलाब वगैरह सब बकवास है। इनकलाब सिर्फ इसी बात का नाम है कि अपने मुल्क में दुश्मन के कहने पर धमाके किए जाएं, बेगुनाहों को कत्ल किया जाए और हंगामा आराई करके अपनी हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। जिन सूबाई मफादात के नाम पर उन्हें वरगलाया गया था, इसकी कोई हैसियत या अहमियत नहीं थी। इनके बड़े भी सिर्फ मफादात और फलाही मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म के नारे लगाया करते थे, वरना तो उन्हें भी इस बात से कोई गरज नहीं थी
کہ صوبے یا پارٹی کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ ان کی طرف سے سب کچھ جاتا جہنم میں، انہیں صرف اپنے ذاتی مفادات عزیز تھے۔ دونوں کو حسب سابق الگ الگ ہدایات ٹیلی فون پر ملی تھیں۔ انہیں تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ہدایات دینے والا کون ہے۔ کبھی کبھی البتہ کوئی اجنبی انہیں کام کرنے کا معاوضہ ضرور پہنچا دیا کرتا تھا۔ دونوں صوبائی دارالحکومت کے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک ہوٹل پر آپس میں ملے تھے۔ اس ملاقات سے پہلے بھی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بس سعید کو ہدایت ملی تھی کہ وہ ہوٹل انڈس کے کمرہ نمبر 208 میں، جو اس کے نام پر بک چکا ہے، قیام کرے، جہاں شام 6 بجے کے بعد کسی بھی وقت حمید اس سے ملاقات کرے گا۔ یہ حمید کون ہے؟ اس کا علم سعید کو نہیں تھا، نہ ہی حمید کو علم تھا کہ سعید کون ہو سکتا ہے۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے سے بے تکلفی سے لپٹ گئے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کو شناخت کے لیے وہ کوڈ ورڈ دہرائے جو انہیں بتائے گئے تھے۔ حمید کو کسی اور ہوٹل میں قیام کا حکم ملا تھا اور یہ ہدایت بھی کہ وہ اپنی قیام گاہ سے سعید کو باخبر نہیں کرے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اب تک ان دونوں کے درجنوں ساتھی یا تو پولیس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا پھر گرفتار ہو کر جیلوں میں سڑ رہے تھے۔ ان دونوں کے بچے رہنے کا راز بھی یہی تھا کہ انہوں نے ہمیشہ تربیت گاہ میں حاصل کردہ ٹریننگ پر سختی سے عمل کیا تھا اور رازداری کا اہتمام کرنے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ حمید نے سعید کو اگلے روز رات 8 بجے ہوٹل کے نزدیک ایک جگہ پر ملنے کے لیے کہا تھا، اور اب وہ اس سے الگ ہو کر اپنے کام پر جا رہا تھا۔ حمید تھوڑی دیر بعد ہی اس آٹو مارکیٹ کے نزدیک پہنچ چکا تھا جہاں پرانے موٹر سائیکل فروخت ہوا کرتے تھے۔ اس نے خاص تردد اور مختلف دلالوں سے بحث مباحثہ کے بعد ایک پرانے ماڈل کی موٹر سائیکل خریدی، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ موٹر سائیکل کا انجن بہترین حالت میں ہو۔ وہ خود مکینک تھا اور اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ انجن کس حالت میں ہے۔ انجن کو رقم ادا کرنے کے بعد اس نے رسید لے لی اور ایجنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی کہے گا کہ موٹر سائیکل اس کے نام ٹرانسفر کروا دی جائے گی۔ حمید نے مالک سے اوپن لیٹر لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود اپنے نام کروائے گا۔ ایجنٹ نے اپنے ریکارڈ کے لیے حمید کو جو فارم بھرنے کے لیے دیا تھا، اس میں حمید نے بڑے اطمینان سے خریدار کے نام سے شناختی کارڈ نمبر تک ہر اندراج غلط کر کے اسے دے دیا تھا۔ البتہ موٹر سائیکل مالک سے ہر کاغذ بڑی چھان پھٹک کے بعد بحث مباحثہ کر کے وصول کیا تھا، تاکہ ایجنٹ اور مالک دونوں کو اس بات کا پکا یقین ہو جائے کہ وہ کوئی 2 نمبر آدمی نہیں۔ موٹر سائیکل کی ٹینکی اس نے پیٹرول سے بھروا لی تھی اور اب موٹر سائیکل پر سوار شہر میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہیلمٹ چڑھا رکھا تھا جس سے اس کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی۔ یوں بھی سرما کا موسم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ استعمال کرتے تھے۔ یہ شہر حمید کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہاں آ چکا تھا اور یہاں کی بیشتر سڑکوں سے آشنائی رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ٹارگٹ ایریا کے گرد 3 چکر لگائے اور یہاں سے فرار کے تمام ممکنہ راستوں کا جائزہ لینے کے بعد شام کے بعد طے شدہ وقت پر مقررہ مقام پر پہنچ گیا جہاں سعید پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ دونوں نے سردی سے بچنے کے لیے بڑی بڑی جیکٹیں پہن رکھی تھیں جن میں آسانی سے 8-10 ہینڈ گرینیڈ اور پستول چھپائے جا سکتے تھے، اور اب دونوں ٹارگٹ ایریا کی طرف جا رہے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا کیتھولک چرچ تھا جہاں آج بطور خاص ویٹیکن سے آئی ایک مذہبی شخصیت کے اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی۔ اس تقریب میں شمولیت کے لیے ملک کے کونے کونے سے پادری صاحبان اکٹھے ہوئے تھے۔ شہر کا ہر قابل ذکر کرسچن یہاں موجود تھا۔ دونوں بڑے اطمینان سے اپنے گلے میں صلیب لٹکائے گرجے تک پہنچے۔ موٹر سائیکل انہوں نے ایسی جگہ پارک کی تھی جہاں سے دونوں آسانی کے ساتھ موٹر سائیکل کو ہنگامے کے بعد نکال کر لے جا سکیں۔ وہ خرامہ گرجے کی طرف جا رہے تھے۔ گرجا گھر میں پہنچ کر دونوں نے دروازوں کے نزدیک ہجوم میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ دونوں ایک طرف سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں نے اپنی گھڑیاں ایک دوسرے سے ملا لی تھیں اور اب ان کی سوئیوں پر نظر ڈال کر ایک دوسرے کو بھی کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ مذہبی اجتماع اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہا تھا۔ اب فادر جان فلپ کا خطاب تھا جو اس ملک میں پادریوں کی نہایت معتبر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور دوسرے ہی لمحے دونوں نے جیبوں کے اندر ہی ہینڈ گرینیڈ کی پن نکال کر اس طرح اگلی سیٹوں پر پھینک دیے کہ ان کے ساتھ کھڑے لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ بم پھینکنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے نزدیکی دروازے کی طرف چھلانگیں لگائی تھیں۔ ان کے باہر پہنچنے کے ساتھ ہی 2 زوردار دھماکے ہوئے اور اندر قیامت صغرا برپا ہو گئی۔ دونوں اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر اپنے پاس موجود گرینیڈ برق رفتاری سے پھینک رہے تھے۔ انہوں نے اس اثنا میں 3 گرینیڈ اور پھینک دیے تھے اور ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حملہ آور کون ہے۔ ہجوم کے درمیان وہ بھی چیختے چلاتے باہر نکلے اور موٹر سائیکل تک جا پہنچے۔ دونوں پھرتی سے موٹر سائیکل پر سوار ہوئے۔ حمید نے سعید کو اسٹیشن کے نزدیک ڈراپ کر دیا جہاں اسے دوسرے صوبے تک جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ خود موٹر سائیکل اسٹیشن کی پارکنگ میں کھڑی کر کے رکشے کے ذریعے اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ یہ اس کے ایک دور کے رشتہ دار کا گھر تھا
وہ جب کبھی اس شہر میں آتا اپنے اسی رشتہ دار کے ہاں قیام کرتا، کیونکہ یہ غریب لوگ تھے اور حمید کی طرف سے لائی گئی 2 کلو مٹھائی اور 200-300 روپے کے تحفے تحائف وصول کرنے کے بعد اس کی خدمت میں جت جاتے۔ صبح وہ معمول کے مطابق سو کر اٹھا اور اخبار کا مطالعہ کرنے لگا، جس کی پہلی سرخی ہی رات والے سانحے سے متعلق تھی جس میں 15 لوگ مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ اس نے بددلی سے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ میں تو اخبار پڑھتا ہی نہیں چچا، سوائے مار دھاڑ کی خبروں کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں، اس نے کہا۔ ہاں بیٹا، خدا جانے کس کی نظر کھا گئی اس شہر کو۔ چچا نے اینک ناک پر جماتے ہوئے اخبار اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن کی موٹر سائیکل پارکنگ میں گیا، جہاں سینکڑوں موٹر سائیکلیں رات سے کھڑی تھی اور لوگ اب لینے آ رہے تھے۔ موٹر سائیکل لے کر وہ سیدھا آٹو مارکیٹ پہنچا اور ایک ایجنٹ کو بتانے لگا کہ اس نے کل ہی موٹر سائیکل خریدی تھی، لیکن اچانک آج ایمرجنسی آ گئی ہے اور اب وہ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ایجنٹ نے معمول کے مطابق اسے بتایا کہ یہ تو کھٹارا ہے اور اس نے بہت مہنگا خرید لیا ہے۔ حمید نے اسے اپنی غربت، بے بسی اور ماں کی خطرناک بیماری کا رونا رو کر کل کی قیمت سے 2000 روپے کم وصول کیے اور وہاں سے سیدھا چچا کے گھر پہنچ گیا۔ چچا اور ان کی فیملی کے ساتھ وہ ٹیکسی کرائے پر لے کر سیر کے لیے نکل گئے۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے اور تیسرے دن وہ ان سے رخصت لے کر سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔